नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। सबसे पहले 4 बड़ी खबर में हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर बीजेपी की दूसरी सूची जो है वो जारी होगी। जहां बीजेपी अब 14 सितंबर को जारी कर पार्टी विपक्ष दलों को फिर चौंकाने जा रही है। 13 सितंबर को एमपी की दूसरी लिस्ट भी जारी होगी। दूसरी खबर में बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार बैठकों का जो बैठक है वो लगातार कर रहे हैं। तीसरी खबर में बात करेंगे योगी सरकार की, जहां कैबिनेट बैठक हुई, जहां पर बैठक में 15 प्रस्तावों पर मुहर लगी। चौथी और आखिरी खबर में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां बारिश की जो आफत बनकर बरस रही है। आज भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है। आज इन 4 बजे की 4 बड़ी खबर में तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबर। पहली खबर की ओर रुख करते हैं। बीजेपी अब दूसरी सूची 14 सितंबर को जारी कर पार्टी विपक्षी दलों को फिर चौंकाने जा रही है। रायगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा 14 सितंबर को है। इसी दिन दूसरी सूची आने की संभावना है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक 12 सितंबर रात 10 बजे दिल्ली में बुलवा ली है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ की 30 सीटों पर चर्चा होगी। इनमें से आधी सीटों पर मोहर लग सकती है। रायपुर से नेताओं को दिल्ली बुलाने के लिए चार्टर्ड प्लान ये यहाँ भेजे गए हैं। प्रदेश चुनाव प्रभारी ओम माथुर, अरुण साव, नारायण चंदेल, पवन साय सहित तो विजय शर्मा और ओपी चौधरी वहीं से दिल्ली चले जाएंगे। आपको बता दें, इससे पहले बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली सूची 17 अगस्त को जारी कर सबको चौंकाया था। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट 13 सितंबर को आ सकती है। अब इस बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसी पर करेंगे चर्चा। तो लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी की जो पीएम ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है और इसके साथ ही साथ आपको बता दें छत्तीसगढ़ की 30 सीटों पर चर्चा होगी। एमपी की दूसरी लिस्ट 13 सितंबर को जारी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो लगातार बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। पहली सूची की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की पहली सूची 17 अगस्त को जारी कर सबको चौंकाया था और वहीं अब ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दूसरी लिस्ट जो है वो भी जल्द जारी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायगढ़ में सभा करेंगे 14 सितंबर को और इसके बाद हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे बड़े बड़े नेताओं के दौरे, मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें तो लगातार होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पीएम ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है और ऐसे में काफ़ी खास हो जाती है ये बैठक। चलिए इसी खबर पे ज़्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एएल त्रिवेदी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे बातचीत कर लेते। जी त्रिवेदी जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आर में आपका। धन्यवाद जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं लगातार मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, बैठकों का दौर लगातार जारी है। दूसरी लिस्ट जो है बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। 14 सितंबर की बात करें तो रायगढ़ में सभा बुलाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे लगातार बीजेपी जो है वो चुनावी मोड में नजर आ रही है। जी, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश एवं अन्य प्रदेश में जो चुनाव लगातार जारी हैं, इसको लेकर के बातचीत का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जो सूची है वह जल्द से जल्द जारी होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, अन्य फैक्टर है, कई लोग बगावत करके अन्य दल में जा रहे हैं, कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, इसको लेकर गहन चिंतन और मनन का दौर लगातार चल रहा है। इसको लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति जो भारतीय जनता पार्टी की है, अन्य संगठन के जो पदाधिकारी हैं वह दिल्ली में लगातार इसके लिए चिंतन और मनन कर रहे हैं कि किस प्रकार से
वोटों को समझा जाए, किस प्रकार से टिकट का वितरण किया जाए, इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर जारी है। जी जी बिल्कुल, यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी, मंथन किया जाएगा, तो कितना इफेक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, कितना प्रभाव पड़ेगा सर इस पे आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में चुनाव हैं, राजस्थान में चुनाव हैं, तो ये जो बैठकें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण बैठकें मानी जा रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर काबिज है मध्य प्रदेश में, वह चाहती है कि वह लगातार वहां चुनाव जीते। अन्य प्रदेशों में अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं तो वहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी है कि चाह रही है कि छत्तीसगढ़ में भी उसका शासन बने। तो इसको लेकर के जो लगातार चिंतन मनन और बैठक का दौर है, ये लगातार किया जा रहा है। दूसरी बात, जो नाराज विधायक हैं, जो नाराज नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उनको मना करके उनको टिकट दिए जाएं, और या जो लोग एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है इसको वहां पर कम किया जाए, और जिससे वो अन्य दलों का दामन ना थामे। क्योंकि हमने जैसे पूर्व में देखा है, कई पूर्व विधायक थे जो अपने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर कांग्रेस में शामिल हो गए, अन्य राजनीतिक दल में वे चले गए। तो इसको खत्म करने के लिए लगातार केंद्रीय जो संगठन है वह सक्रिय हो गया है और लगातार वह मीटिंग कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो पीएम ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। लगातार हम मध्य प्रदेश की बात करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, लगातार बीजेपी कहते हैं कि 24/7 चुनावी मोड में नजर आती है, और ऐसे ही नजारा देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। खबर भोपाल से है, जहां मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब 2 महीने शेष रह गए। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही प्रमुख दल प्रत्याशी चयन को लेकर लगातार बैठक कर रहे हैं। जहां दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान की बैठक बुलाई गई है, और इसके साथ ही साथ कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होगी। इससे पहले कमलनाथ के निवास पर मध्य प्रदेश के सभी लोकसभा क्षेत्र के ऑब्जर्वर की बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ सहित दिग्विजय सिंह, प्रदेश प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और वेणुगोपाल शामिल हुए। इस बैठक के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ का कहना है कि सभी ऑब्जर्वर अलग अलग जिलों में जाकर काम करेंगे और विधानसभा में कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। प्रत्याशियों को लेकर कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस को अभी कोई जल्दी नहीं है, सोच समझकर प्रत्याशियों का चयन यहां पर किया जाएगा और फिर लिस्ट जारी होगी। साथ ही बैठक के बाद खरगोन के जिले के प्रभारी ऑब्जर्वर आनंद चौधरी ने बताया कि वे लोकसभा चुनाव तक मध्य प्रदेश में ही काम करेंगे और यहां पर भाजपा के भ्रष्टाचार की स्थानीय स्तर पर पोल खोलते हुए नजर आएंगे। ये दिल्ली में है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, अभी ऑब्जर्वर्स की बैठक थी। हमने सबसे चर्चा करी है, सबको समझाया है कि उनका क्या दायित्व है। तो ये सब जाके अब एक एक जिले में काम करेंगे, एक एक लोकसभा में काम करेंगे। पहली लिस्ट कब तक आ जाएगी सर? वो आराम से आएगी, हमें जब उचित होगा हम लिस्ट निकालेंगे। चलो, बहुत आशावादी मीटिंग हुई है और जो प्रभार दिया है सबको, वो अपने ज़िले में जाके लोकसभा सीट वाइज काम करेंगे और जो एजेंडा रखा है महाघोटाला और सरकार की जो नाकामी रही है वो उजागर करेंगे लोगों के, और उनकी जो अपेक्षाएं हैं वो हम पूरा करेंगे। सर, आपको भी जानकारी लेंगे सर, जिला की जानकारी नहीं, वो हमारे लिए है, आपके लिए नहीं है। तो वो तो काम लगेगा तभी आपको मालूम पड़ेगा। लेकिन अच्छी मीटिंग रही और यहाँ मध्य प्रदेश में सरकार बनने जा रही है। चलिए, तो इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सहयोगी कृष्णा शर्मा का रुख करते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कृष्णा, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, सभी प्रत्याशी चयन को लेकर यहाँ पर बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर चुनाव की बात करें तो विधानसभा चुनाव के 2 ही महीने शेष रह गए हैं। ऐसे में दोनों पार्टी की तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। तो अभी हमने ये बाइट भी सुनी कमलनाथ की, जहां पर फर्स्ट जब लिस्ट का जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा कि हम सोच समझ के प्रत्याशियों का चयन करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रत्याशियों को चयन को लेकर संजीदगी बरत रही है, उसे यही कहा जा सकता है कि कोई जल्दबाजी नहीं है।
क्योंकि कहीं ना कहीं पहले जो स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष थे वो मध्य प्रदेश के दौरे पर आते हैं और 4 दिन लगातार प्रत्याशियों से जो दावेदार है उनसे बातचीत करते हैं। इसके बाद फिर ऑब्जर्वर की आज मीटिंग बुलाई गई थी। अभी दिल्ली में आज स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, तो लगातार प्रत्याशियों पर मंथन चल रहा है। और कमलनाथ ने आज ये भी कहा है कि हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी समय है और जब भी इसका उचित समय होगा तब हम प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। तो निश्चित रूप से 2018 का चुनाव जिस तरह से कांटे का टक्कर रहा है, अब इस बार नामों को लेकर कांग्रेस पूरी संजीदगी बरत रही है कि जिताऊ चेहरे को पर ही दांव खेलेंगे और जितना ज्यादा से ज्यादा सर्वे कराया जा सके, सर्वे कराकर जो नाम फाइनल होते हैं उन्हीं नामों पर मुहर लगेगी। जी बिल्कुल कृष्णा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार बैठकों का दौर जारी है। देखते हैं हमेशा बीजेपी 24/7 चुनावी बोर्ड पर आती है और वही हम कांग्रेस की बात करें तो लगातार कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है तैयारियों को लेकर। क्या लगता है कृष्णा, जिस तरह 2018 में इसका इफेक्ट पड़ा था, 2023 में भी ऐसे ही कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, निश्चित तौर से बीजेपी बैठकें करती है हमेशा से और संगठन पर ज्यादा फोकस रहता है, लेकिन 2023 के चुनाव में अब कांग्रेस पूरी तरह संगठन पर फोकस कर रही है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में संगठन का काम पूरा हो चुका है और लगभग बूथ तक, इकाई तक संगठन गढ़ लिया गया है। यानी जो भी सदस्य हैं संगठन के वो काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार संगठन के दम पर भी चुनाव लड़ रही है और लगातार प्रत्याशी हो या संगठन हो या कार्यकर्ता हो, सभी जनता के बीच जा रहे हैं और पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अभी हमने कृष्णा आनंद चौधरी की बाइट भी सुनी जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के सारे भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि कुल मिलाकर देखें तो लगता कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव होने उसके साथ साथ लोकसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है। बिल्कुल, देखिए 29 जो ऑब्जर्वर है, जो 29 लोकसभा क्षेत्र हैं, वहां पे कांग्रेस ने 29 ऑब्जर्वर नियुक्त कर दिए हैं। तो सभी लोकसभा में एक ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं जो विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक्टिव रहेंगी। और निश्चित रूप से जो विधानसभा के मुद्दे हैं, जो लोकसभा के मुद्दे हैं, विधानसभा में उस लोकसभा के अंदर कितनी विधानसभाएं आती हैं उनमें कार्य करेंगे और अब ये लोकसभा तक यहीं बने रहेंगे। जब हमने सवाल किया था कि क्या लोकसभा चुनाव तक आप मध्य प्रदेश में रहेंगे, तो उन्होंने जवाब दिया था कि लोकसभा चुनाव तक पूरी तरह से मध्य प्रदेश में वो एक्टिव रहेंगे। तो निश्चित रूप से विधानसभा के साथ लोकसभा के चुनाव की तैयारी में भी कांग्रेस लगी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो लगातार कांग्रेस ने ऑब्जर्वर की बैठक ली है। हम देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार आगामी चुनाव, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है, चुनावी बोर्ड में नजर आ रही है और इसको लेकर तैयारियां भी चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। आगे बढ़ते उत्तर प्रदेश की खबर की ओर रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। इसमें 15 प्रस्ताव पास हुए हैं। कैबिनेट में पुलिस विभाग के कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को मिलने वाले साइकिल भत्ते को खत्म कर दिया गया है। अब पुलिस कर्मियों को मोटरसाइकिल भत्ते के रूप में 500 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा झांसी में 35,000 एकड़ जमीन में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी कि बीड़ा के गठन का प्रस्ताव जो है वो पास हुआ है। इतना ही नहीं, अयोध्या, फिरोजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन के लिए प्रस्ताव पर मोहर लगी है। पर्यटन विभाग के बंद घाटे में चल रहे पर्यटक आवास और टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर अयोध्या को पीपीपी मोड पर विकसित और संचालन किए जाने का प्रस्ताव की स्वीकृति मिली है। आइए जानते हैं कैबिनेट बैठक में क्या कुछ और हुआ। उत्तर प्रदेश में 2% के स्थान पर 1% मंडी शुरू किया है और
और इस 1% के माध्यम से उन लोगों को, खासतौर से कुटीर उद्योगों को, कुटीर जो उद्योग हैं, जैसे जो गुड़ बनाते हैं, किसी तरीके से राब बनाते हैं या खंडसारी बनाते हैं, उनको खासतौर से इसमें फायदा मिलने वाला है। तो ऐसे लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए 1% किया गया है और उसमें भी 1% में भी एक समाधान योजना लागू की गई ताकि उन लोगों को राहत मिल सके। इसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। तो देखिए, आज योगी कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे। ब्यूरो हेड हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, यहाँ पर देखें तो आज कैबिनेट बैठक हुई, सीएम योगी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक हुई। बताया जा रहा है कि 15 प्रस्तावों पर मोहर लगी है। कौन कौन से 15 प्रस्ताव सामने आए? कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 19 प्रस्ताव रखे गए थे और 19 प्रस्तावों में कैबिनेट मंत्रियों के बीच में सहमति हुई, जिसके बाद 15 प्रस्ताव मंजूर हुए। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट 15 प्रस्ताव पास करते हुए उत्तर प्रदेश के विकास के साथ ही तमाम अन्य मुद्दे से जिस पर अपनी सहमति जाहिर की मुहर लगी है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ब्रीफिंग की गई, उसमें जानकारी दी गई जिसमें खासकर अयोध्या, फैजाबाद और सहारनपुर में नगरीय बसों के संचालन को लेकर कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत SPV का गठन किए जाने को संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है। साथ ही प्रदेश के नगर निगम में आकांक्षी नगर योजना लागू करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है और उसमें नए प्रस्ताव बनाए जाएंगे। साथ ही गोरखपुर में यूपी विशेष सुरक्षा बल 2 वाहिनी को लेकर भी यहाँ पर आवासीय और गैर आवासीय भवनों को लेकर भी यहाँ जो प्रस्ताव पास किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के रहने वाले हैं और गोरखनाथ मंदिर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो विशेष सुरक्षा बल के अंतर्गत आती है। तो ऐसे में वहाँ सुरक्षा बल हैं, उनको आवास उपलब्ध कराने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया है। साथ ही शामली में एक नई PSC वाहिनी की स्थापना करने को लेकर भी वहां पर मंजूरी दी है, क्योंकि पूर्वांचल के क्षेत्र की बात की जाए, वहां जो पिछड़ापन था उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कम करने के साथ ही पश्चिम के क्षेत्रों में कैसे विकास किया जा सके, क्योंकि शामली है या सहारनपुर है या अन्य जो जनपद है वो आतंकवादियों के एक गढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे में वहां PSC बल की स्थापना को लेकर एक वहां PSC वाहिनी स्थापित करने को लेकर आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। साथ इसमें देखा जाए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण वीडा में गठन के संबंधी आज यहाँ प्रस्ताव पास किया गया है कि वहाँ बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण को किस तरीके से मजबूती मिले, इसको लेकर यहाँ पर गठन को लेकर आज कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। क्योंकि बुंदेलखंड अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है, जहाँ सबसे ज्यादा जो कहा जाए आर्थिक स्थिति हो और सामाजिक स्थिति हो, इसके साथ ही वहाँ की कृषि स्थिति हो, वो काफी दयनीय है। उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उसी के तहत बीडा का वहाँ गठन करने को लेकर आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। साथ ही पर्यटन विभाग में बंद घाटों में चल रहे पर्यटन स्थल, चाहे आवास गृह हो या फिर टूरिस्ट फैसिलिटी सेंटर हो, उनको चालू करने को लेकर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में विशेष प्रस्ताव लाए थे, जिसको लेकर उस पर भी मंजूरी दी गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार लगातार यहाँ पर पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने का काम कर रही है। तो ऐसे में जो संस्कृति और हमारी जो आध्यात्मिकता से जुड़े जो घाट थे उनको चालू करने को लेकर आज उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने इसको भी मंजूरी दे दी है। और इसके साथ उत्तर प्रदेश में बल में नियुक्त आरक्षी, मुख्य आरक्षी को प्रदत्त साइकिल भत्ता और मोटरसाइकिल भत्ता, जिसमें साइकिल भत्ता 200 रुपए और मोटरसाइकिल भत्ता 500 रुपए प्रतिमाह दिए जाने को लेकर भी कैबिनेट में आज मंजूरी मिल चुकी है। इसके साथ ही संभल में पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को लेकर भी आज स्वीकृति प्रदान की गई है। औरैया में पुलिस लाइन में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को लेकर भी स्वीकृति प्रदान की गई है। लखनऊ में वीरांगना उधा देवी महिला पुलिस बटालियन स्थापना करने को लेकर भी मंजूरी दी गई है। इसमें आवास और अनावासीय भवनों के निर्माण को लेकर भी मंजूरी दी गई है। यह सबसे बड़ी योजना है अगर देखा जाए महिला बटालियन को लेकर, खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता जाहिर करते हुए उनके लिए आवास बनाए हैं। अभी तक जो आवास बनाए जाते हैं तो उसमें खासकर परिवार के लोग रह सकते हैं, लेकिन ये महिला बटालियन को लेकर स्पेशल, और उसमें भी वीरांगना उधा देवी के नाम से ये महिला बटालियन है, उसको आवास देने को लेकर ये आज कैबिनेट में मंजूरी मिली है। साथ ही लखनऊ में विशेष सुरक्षा बल मुख्यालय 1 वाहिनी नंबर है, विशेष सुरक्षा स्थापना हेतु आवासीय और अनावासीय जो निर्माण है, भवन निर्माण है, उसको लेकर भी मंजूरी दी गई है। काजल, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जो अंबेडकर पार्क है, बुद्ध पार्क है और इसके साथ ही चाहे अन्य जो पार्क हो, उनमें विशेष सुरक्षा बल तैनात है। उनको लेकर भी अभी आवासों की व्यवस्था नहीं थी, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम जो
यहाँ के कर्मचारी हैं उन्होंने यहाँ पर मांग की थी, उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वीकार करते हुए ऐसे विशेष सुरक्षा बल में तैनात जो कर्मचारी हैं उनको आवास देने का काम किया है। और ये महत्वपूर्ण फैसला है, चाहे उदा देवी महिला बटालियन को लेकर हो या फिर ये विशेष सुरक्षा बल है उनको लेकर आवास देने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है अपनी कैबिनेट में। वहीं उन्नाव में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण महाविद्यालय में आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण को लेकर स्वीकृति दी है। साथ ही साथ खरीफ की फसल है जिसमें धान खरीद को लेकर भी आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धान क्रय नीति को लेकर भी मंजूरी दी है। यह महत्वपूर्ण 15 फैसले हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता इंतजार कर रही थी। और जिस तरीके से देखा जाए कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस को सबसे ज्यादा महत्व दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार पुलिस बल जो जवान होते हैं वो हमारे लिए 24 घंटे तैनात रहते हैं। उनकी जो सुख सुविधाएं हैं उसका कर्तव्य भी सरकार के ऊपर होता है, उनका निर्वहन करके उन्हें भी सुख सुविधाएं दिया जाना, जिसमें खासकर आवास की व्यवस्था होती है, वो आवास देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने आज किया है। चाहे वो शामली हो, सहारनपुर, औरैया हो या लखनऊ हो। और इसके साथ ही चाहे विशेष सुरक्षा बल में तैनात जो कर्मचारी हैं, जो सुरक्षा बल हैं, उनको भी आवास देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट बैठक में आज मंजूर हो गया है। ठीक है, बिल्कुल प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आप बने रहिए, आगे आपसे चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमारे सहयोगी प्रशांत ने कुल 15 प्रस्ताव पर चर्चा की, जहां उन्होंने बताया कि 15 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। सीएम की अध्यक्षता में, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की ही रुख करते हैं, जहां पर बारिश की बात कर लेते हैं, जहां पर यूपी में बारिश आफत बनकर बरस रही है। आज भी 19 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली भी गिर सकती है। बारिश का यह सिलसिला लगातार अगले 5 दिनों यानी कि 17 सितंबर तक जारी रहेगा। बारिश के कहर के चलते सीतापुर और गोंडा में स्कूल बंद रखे गए हैं। अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में कक्षा 8वीं तक के स्कूल बंद रखे गए हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि निपुण असेसमेंट टेस्ट की परीक्षा भी स्थगित की गई है। सोमवार की बात करें तो देश के अंदर उत्तराखंड के बाद यूपी में सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो कि सामान्य से 398% ज्यादा है। आपदा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटे में 12 जिलों में बारिश और बिजली गिरने से कई हादसों में यहां पर बताया जा रहा है कि 19 लोगों की मौत हो गई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में लगातार 18 घंटे बारिश हुई है। शहर के पौष इलाकों में 2-3 फीट तक पानी भर गया है। पानी ओवरफ्लो होने पर गोमती बैराज के 3 गेट भी खोलने पड़े हैं। यहां बताया जा रहा है कि 12 घंटे में 93.9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। तो लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि बारिश से 19 लोगों ने अपनी यहां पर जान जो है गंवाई है। चलिए, ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं, प्रशांत का रुख करेंगे। प्रशांत, उत्तर प्रदेश के मौसम की इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और बताया जा रहा है कि प्रशांत, बारिश से 19 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है। तो क्या प्रशासन अलर्ट नहीं था पहले से? इस तरह से हम देखते हैं कि मौसम वैज्ञानिक भी पहले से अलर्ट जारी कर देते हैं, किस तरह का येलो अलर्ट या रेड अलर्ट जारी कर देते हैं, जिससे कि प्रशासन जो है वो अलर्ट रहे। और ऐसे में यहाँ पर तेज बारिश से 19 लोगों ने जान गंवाई है। इसमें 2 दिन से हो रही तेज बारिश के बाद करीब 19 लोगों की मौत सामने आई है। जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए हैं उसमें 19 लोगों की मौत बताई गई है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के 19 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित रहे हैं। तो वहीं गोंडा की बात की जाए और सीतापुर, अयोध्या की बात की जाए, यहाँ पर जो 1 से लेकर कक्षा 8 तक के जो विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही निपुण असेसमेंट परीक्षा है उसको निरस्त कर दिया गया है। और खासकर अगर बाढ़ की बात की जाए तो कई इलाकों में, चाहे बलरामपुर हो या फिर सीतापुर हो या बहराइच हो, जो अन्य निचले इलाके हैं, वहां बारिश की जो स्थिति है सबसे गंभीर बनी हुई है। और ऐसी सरकार लगातार तो देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि बारिश से तेज बारिश उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं सीतापुर और गोंडा में स्कूल बंद है। गोमता बैराज के 3 गेट यहाँ पर खोले गए हैं। राजधानी में भरा 3 फीट पानी। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार बारिश जो है वो आफत बनती हुई नजर आ रही है।
चलिए, लगातार हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अभी संपर्क टूट गया था। प्रशांत, अपनी बात पूरी कीजिए। जी काजल, बिल्कुल जैसे उत्तर प्रदेश के 19 जिलों की बात की जाए, 19 जिलों में भारी वर्षा के कारण यहाँ बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। और अयोध्या की बात कर रहे थे और यहाँ पर सीतापुर की बात की जाए, गोंडा की बात की जाए, यहाँ बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर है। और यहाँ कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 के स्कूल जो है बंद कर दिए गए हैं। वहीं निपुण असेसमेंट की जो परीक्षा थी वो भी निरस्त कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले ही समीक्षा बैठक करते हुए उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारी हो या कमिश्नर हो, पुलिस कमिश्नर हो, इसके साथ ही एसपी हो, एसएसपी हो, सभी को निर्देशित कर दिया था। और ये जो आने वाली जो प्राकृतिक आपदा है इससे निपटने को लेकर टीमों को अलर्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही नुकसान के आकलन, चाहे वो घरेलू नुकसान हो या इसके साथ ही कृषि नुकसान है, इसके आकलन को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी कर दिया। तो इसे सख्ती से पालन करने को लेकर भी उन्होंने बात कही थी। और देखा जाए कि अब की बार जो बारिश हुई है वो 398% पिछले बार के मुकाबले हुई है। और जो अब की बार वर्षा दर्ज की गई है 12 घंटे के अंदर, वो 93% mm जो यहाँ पर, यानी कि 93 mm यहाँ पे वर्षा अब की बार दर्ज की गई है। ये बड़ा मुद्दा है। और इसके साथ ही देखा जाए कि जब लखनऊ में 12 घंटे यहाँ पर पानी बरसा है और इसके साथ ही कई इलाके यहाँ पर जलमग्न हो गए थे, काफी भयावह स्थिति हो गई थी, पूरी राजधानी पानी थी, यहाँ गली गली में पानी भरा हुआ था। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी शहरों को यहाँ पानी निकासी को लेकर भी दिशा निर्देश जारी विभागीय तौर पर किए थे। और उसके बाद लखनऊ शहर को यहाँ पर जहाँ पर पानी भरा था वहाँ उन्हें पानी से मुक्ति देने को लेकर अधिकारियों ने यहाँ मशक्कत की। उसके बाद गलियों से पानी निकाला जा सका। अभी भी राहत एवं बचाव कार्य अगर देखा जाए स्थानीय स्तर पर जारी है। साथ ही साथ यह भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जहां पुलिस कमिश्नर हो, चाहे फिर डीएम हो या कमिश्नर हो, इसके साथ एसएसपी हो, उनको पहले ही दिशा निर्देशित कर दिया था। साथ ही जब लखनऊ राजधानी की बात की जाए, लखनऊ राजधानी में 12 घंटे तेज बारिश हुई है तो यहाँ भी स्थितियां काफी भयावह हो गई थी। जो गोमती बैराज है वहां के गेट खोलने पड़े और पानी की निकासी अन्य नदियों के लिए या नालों के लिए यहाँ देनी पड़ी, क्योंकि गोमती के जो इलाके थे वो डूबने के कगार पर थे। तो वर्षा अब की बार जो है वो 93 mm यहाँ पर दर्ज की गई है। भारी वर्षा है और अब तक के आंकड़े में 393% सबसे ज्यादा वर्षा हुई है। और ये आंकड़े सबसे भयावह हैं। अभी भी कई जनपदों का देखा जाए, चाहे बलरामपुर हो, बहराइच हो या इसके साथ ही गोंडा हो, अन्य जो जनपद हैं वो महाराजगंज हैं, ये सभी जो तराई इलाके के हैं वहां पर स्थितियां काफी भयावह हैं, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसे इलाकों में स्वास्थ्य टीम को भी अलर्ट कर दिया है कि जगह जगह जाकर वहां पर स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएं, लोगों को राहत दी जाए। इसके साथ ही जो अन्य अधिकारी हैं उनको नुकसान के आकलन को लेकर भी लगा दिया गया है, चाहे फिर उप जिलाधिकारी हो, तहसीलदार हो, इसके साथ कानूनगो हो या लेखपाल हो, राजस्व निरीक्षक हैं जो लेखपाल, उनको भी निर्देशित कर दिया है किसानों की नुकसान जो हुई फसलें उनका भी आकलन किया जाए और जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर ये रिपोर्ट भेजी जाए। तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन से कहा गया कि 2 दिन के अंदर इस तरीके के आकलन को संकलित करके उत्तर प्रदेश सरकार को भेजना होगा, ताकि जो पीड़ित लोग हैं उन्हें समय से उसका मुआवजा दिया जाए। और गंभीर दुर्घटनाओं में लोगों को तत्काल सहायता देने को लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश दिए हैं। और जो पानी अब की बार बरसा है इससे कहीं ना कहीं भारी त्रासदी हुई है, लोगों का जान माल का भी नुकसान हुआ है। अभी तक के आंकड़े में 19 लोगों की मौत सामने आई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के मौसम की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे, जहां पर लगातार तेज बारिश का कहर जो है देखने को मिल रहा है, लेकिन लगातार बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में हमने इस वक्त जिक्र किया कि तमाम मुद्दों पर बातचीत की। तो इस पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए।